फाइन स्टूडेंट, प्रीलिम्स डोजियर। और इस मॉड्यूल में, इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखने वाले हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो अभी प्रेजेंट में जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उससे संबंधित होगा। तो इस बार हम लोग ले रहे हैं सीएससी प्रीलिम्स 2022 का सेट ए का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सेट ए ऑफ 2022 प्रीलिम्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, pursuant to the report of H.N. Senyal Committee, the Contempt of Courts Act 1970 was passed। चलो इससे पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये मेंशन है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात है। तो जहाँ तक सवाल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मैं सिविल कोर्ट में सिविल कंटेंट में क्या कंटेंट्स होगा और क्रिमिनल कंटेंट में क्या कंटेंट्स होगा, ये संविधान तय नहीं करती है। ये तय करता है 1971 का लेजिस्लेशन, जो कि H.N. सेनियाल कमेटी के बाद ही, रिकमेंडेशन के बाद ही बना था। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मैं इसमें हमें ये समझना होगा कि सिविल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द जजमेंट। यदि कोई भी जजमेंट है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको बोलो कि हम नहीं मानेंगे, तो सिविल कंटेम्प्ट है, क्योंकि आप अवहेलना कर रहे हो ना, यू आर अगेंस्ट द जजमेंट, कि आप जजमेंट मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो इसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि आपके वक्तव्य के वजह से, आपके स्टेटमेंट के वजह से यदि कोर्ट का स्टेचर लोअर होता है, यदि आप कोर्ट को लोअर स्टेचर में दिखाते, जैसे एग्जांपल कि अच्छा वो जज है, वो पक्का गलती फैसला सुनाएगा, ऐसा कुछ कहते हो, तो आप खाली कोर्ट, आप जज को नहीं बोल रहे हो, आप पूरा कोर्ट का जो सैंक्टिटी है उस पर शक कर रहे हो। इसी को कहते हैं स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, कोर्ट को लोअर डाउन दिखाना। यदि ऐसा करते हो तो कोर्ट पूरा एम्पावर्ड है कि वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपके अगेंस्ट लगा सकता है। बट सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में जो भी चीज़ है वो 1971 के लेजिस्लेशन से आया है। बात समझ गए। और जहाँ तक सवाल है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जैसे मान लो कि एक राज्य में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वही सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं इशू कर सकता। उसके लिए जो कंसर्न हाई कोर्ट होगा, जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट होगा, वही ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकता है। यदि मान लो कि कोई भी सिविल कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, तो सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेने का, तो सिविल कोर्ट के बिहाफ में जो कंसर्न हाई कोर्ट है वो लेगा। समझ गए ना। तो विद दिस इंफॉर्मेशन अब देखो नंबर 1 स्टेटमेंट, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ H.N. सन्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 वाज पास्ड। करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 देख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the Supreme Court and the High Court to punish for contempt of themselves। Correct statement। नंबर 3 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, 1971 के लेजिस्लेशन में वो तय है कि क्या क्या होगा उसके अंदर कंटेंट सब। नंबर 4 देख सकते हो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तभी तो पार्लियामेंट ने 1971 में लेजिस्लेशन बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है और 4 करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी फॉर बॉल। समझ गए ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, तो पहले तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखो संविधान में संशोधन 2 तरीके से हो सकते हैं, और हमारा संविधान का सबसे खूबसूरती क्या है कि ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। तो फ्लेक्सिबल कैसे है, जैसे कोई भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है तो आराम से आप सिंपल लेजिस्लेशन के रूप में आप उसको चेंज कर सकते हो, जिसमें पार्लियामेंट का दोनों ही हाउस इन्वॉल्व है। खैर संवैधानिक संशोधन में दोनों ही हाउस इन्वॉल्व रहता है, मगर कई ऐसे चीज़ है, जैसे देखो 4th शेड्यूल में, सॉरी 6th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाना हो तो सिंपल लेजिस्लेशन से आप ला सकते हो, जबकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बट वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है। आर्टिकल 368 के अंदर थोड़ा सा रिजिड प्रोसेस है। उसमें क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए दोनों हाउस का, एक ये है तुम्हारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर, और दूसरा प्रोसीजर क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी स्टेट्स है उसका हाफ होना चाहिए। तो बट आर्टिकल 368 के अंतर्गत है,
तो कहने का मतलब भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन करने का दोनों ही प्रक्रिया हो सकता है, एक सिंपल प्रोसीजर भी है और एक तुम्हारा रिजिड प्रोसीजर भी है। समझ, जो रिजिड प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। तो देखो कभी भी बिल, कोई भी बिल जिसका इच्छा ये हो कि संविधान में वो संशोधन करे, ऐसे बिल को कभी भी प्रेसिडेंट के पास पहले प्रायर रिकमेंडेशन भेजा नहीं जाता, यानी कि पहले परमिशन नहीं लिया आता प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट मना भी नहीं कर सकता है। जैसे पास हो गया, जैसे आर्टिकल 368 के अंदर भी पास हो गया या फिर सिंपल लेजिस्लेशन से भी पास हो, तो पहले नहीं जाएगा प्रेसिडेंट के पास, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट कभी मना नहीं कर सकता इस बिल को, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखो नंबर 1 स्टेटमेंट, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत स्टेटमेंट हो गया ना, जब 1 गलत हो गया तो आंसर तो खुद ही आ गया वहाँ पे। देखो मैं फिर भी देख लेते सेकंड, देखो व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, देना ही पड़ेगा आपको एसेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके, आई होप 1978 में होगा ये, है ना? अच्छा 1971 में, करेक्ट। इंदिरा गांधी के टाइम में ये संशोधन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को है ना ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। नंबर 3 देखो, देख सकते हो, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कहीं पे भी तुम्हारा जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी फॉर बॉल, 2 and 3 ओनली। यहाँ पे देखो, अच्छा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना केवल बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और एक जगह पर रेफरेंस मिनिस्टर का भी रेफरेंस है, एक जगह पर मिनिस्टर का भी रेफरेंस है। वहाँ पे डिवीजन का कोई बात नहीं है कि कैबिनेट होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या जॉइंट चार्ज या फिर ड्यूटी मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिवाइड कर सकते हो, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिवाइड कर सकते हो ना कैबिनेट में। अच्छा कैबिनेट में कर सकते हो, और उसके बाद हाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जॉइंट वाला काम, यानी कि दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर उसको ज्वाइन कर दिए, या फिर ड्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये सब जो चीज़ है ये यूके का कन्वेंशन है, जो कि हमारे भारत में भी चलता है, मगर कहीं पे भी संविधान में ही मेंशन नहीं है। संविधान में केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात है। बात समझ गए ना? तो यहाँ पे देखो नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड ड्यूटी मिनिस्टर। गलत स्टेटमेंट है ना, ये हमारे संविधान कहीं पे भी इस तरह डिफाइन नहीं किया है, ये कन्वेंशन है ना, ब्रिटिश का ही कन्वेंशन जो अभी भी चलता है। समझ गए ना? और हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कैबिनेट मीटिंग होगा तो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज रह सकते हैं यदि उनका कुछ इशू है तो, बट इंडिपेंडेंट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली जिनको चार्ज दिया गया है कुछ काम करने के लिए। नंबर 2 देखो स्टेटमेंट, परफेक्ट स्टेटमेंट है ये, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी संविधान में संशोधन करके ये डाला गया है। हाँ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2003 में, इफ आई एम करेक्ट 2003 में ये ऐड किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी फॉर बॉल, 2 ओनली। समझ गए ना? अच्छा ओके फाइन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मोरारजी देसाई के सरकार में आया था, है ना? चलो बहुत अच्छा। 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम जानते हैं कि बहुत सारा लोकसभा को ही मिलता है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, अब बहुत सारा चीज़ तुम्हारा राज्यसभा को ही मिला है। जैसे लोकसभा का बात करेंगे तो मनी बिल केवल वहीं पे हो सकता है, बजट का पासिंग वहीं पे हो सकता है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल वहीं पे लग सकता है, लोकसभा में ही लग सकता है। जहाँ तक सवाल है राज्यसभा का, राज्यसभा में भी स्पेशल प्रोविजन है। जैसे मान लो कि ऑल इंडिया सर्विस आपको क्रिएट करना है तो राज्यसभा से ही पास होना चाहिए, यदि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वो रेजोल्यूशन राज्यसभा से ही पास होना चाहिए। इस तरह बहुत सारे प्रिविलेज है। नंबर 1 देखो, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नो, जिसमें दोनों ही हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। मतलब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करना हो, जाहिर सी बात है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना हो सरकार के अगेंस्ट तो लोकसभा में ही हो सकता है, क्योंकि जो चुन के जाते हैं लोकसभा को ही लेकर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल।
ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड नंबर 3 क्या है, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को यदि इम्पीच करना है तो दोनों हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी फॉर बॉल 2 ओनली। आया समझ में? ये 4 क्वेश्चंस है जो यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, और ये चारों आंसर तुम्हारा लक्ष्मीकांत पढ़ने से आ जाएगा। मोर और लेस लक्ष्मीकांत पढ़ोगे और थोड़ा सा जो गलत स्टेटमेंट है उसको हटाने का यदि तरीका होगा तो चारों बन सकता है, चारों इजी है। अब देखते हैं प्रेजेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स। अच्छा देखो, ये जो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है स्टालिन, उसके बीच में अभी देखने को मिल रहा है ना फ्रिक्शन। बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी हो रहा है, और दूसरी बात है डिलिमिशन कमीशन को लेकर भी हो रहा है। अभी साउथ में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है एक तरह से कि डिलिमिशन कमीशन के बाद हमारा सीट कम हो जाएगा, इस चीज़ को लेकर बहुत अभी बातचीत चल रहा है। नंबर 1 देखो स्टेटमेंट यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 शुड मैंडेटरीली बी इन द होम लैंग्वेज और द मदर टंग और द लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज। देखो सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है, बट मैंडेटरी नहीं है। वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो क्लास 5 तक का बच्चा लोग को अपना नेटिव लैंग्वेज में ही सिखाना चाहिए, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज में ग्रास्प करने का पावर ज़्यादा होता है बच्चे लोग को। वेर एवर पॉसिबल मैंडेटरी नहीं है, और प्रिफरली क्लास 8 तक, केवल 5 तक ही बात नहीं है, पॉसिबल हो तो क्लास 8 तक आप करिए। बात समझ गए ना? तो मैंडेटरी वर्ड गलत है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ गए ना? दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द 3 लैंग्वेज फार्मूला। हाँ, द 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला है कि 2 लैंग्वेज नेटिव होना चाहिए, 2 लैंग्वेज वहाँ का होना चाहिए, 1 लैंग्वेज बाहर का होना चाहिए। बाहर का मतलब हमारे इंडिया के दूसरे स्टेट का होना चाहिए, समझे ना? तो 3 लैंग्वेज फार्मूला डज नॉट इम्पोज एनी लैंग्वेज ऑन एनी स्टेट। ये भी करेक्ट बात है कि ये 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है किसी पे ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं किया जाएगा किसी स्टेट पे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नंबर 2 इज करेक्ट। देखो बी फॉर बॉल हो जाएगा 2 ओनली। समझ गए ना? हाँ, ये मामला अभी है, ये अभी करंट अफेयर्स में बना हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, क्योंकि जिस हिसाब से फ्रिक्शन हो रहा है तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए आया है। आगे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल है कि ये जरूरी है कि हिंदी लैंग्वेज प्रमोट हो, ये ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट का। जानते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है कि हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट हो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड बाय द स्टेट फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन। सही बात है, स्टेट अपना कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकता है। इवन जो शेड्यूल लैंग्वेज है वहाँ का नहीं भी होगा चलेगा। जो 8 शेड्यूल है ना हमारा, जिसमें 22 लैंग्वेज है, वो यदि लैंग्वेज नहीं भी हो, वहाँ का नहीं भी हो तो हो सकता है। जैसे देखो बहुत सारे स्टेट है ना, इंग्लिश भी है, नागालैंड में इंग्लिश चलता है ना, सिक्किम में भी तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे गोवा में देखो, वहाँ का अपना लैंग्वेज है ना, कोंकणी लैंग्वेज है, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट हैज़ एम्पावर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस 15 ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 15 साल तक के लिए संविधान ने, है ना, 26 जनवरी 1950 के बाद 15 साल तक के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आप यूज़ कर सकते हो, और यदि 15 साल के बाद भी आपको यदि कंटिन्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो हेंस इसलिए 1963 में फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया और फिर कंटिन्यूशन करने के लिए दिया गया है इंग्लिश को। हिंदी और इंग्लिश में अंतर क्या है कि हिंदी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्ट है और ये इनेबल लेजिस्लेशन है इंग्लिश। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ, ऑल 1, 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, बिल्कुल ये वर्ड बढ़िया समझना है बच्चे लोग। एज फार एज प्रैक्टिकेबल द इलेक्टर्स फॉर ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी इक्वल। हाँ, हमारे संविधान में ये वर्ड लिखा गया है, ये सेंटेंस लिखा गया है। तो तमिलनाडु का सरकार जो स्टालिन गवर्नमेंट है उसने कहा है कि देखिए संविधान में ये वर्ड है कि जहाँ जहाँ प्रैक्टिकेबल हो, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, वहाँ वहाँ करना है। इसका कंपलसरी नहीं लिखा गया है संविधान में, क्योंकि देखो अभी लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेशन का बात आता है, तो यूपी बिहार का देखोगे बच्चे लोग
तो एक जो MP है वो 20 लाख 25 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वही तुम केरला जाओगे तो 8 लाख को 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अनइक्वल हो गया। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि एक आदमी जो लोकसभा में जाए वो इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो। तो इसलिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल बोला गया, और इस वर्ड को उठाया है स्टालिन गवर्नमेंट ने कि संविधान में भी ये कंपलसरी नहीं बोला गया कि जहाँ जहाँ संभव हो वो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। बात समझ गए ना? अच्छा, अभी तक यदि रियल में देखोगे, डिलिमिशन कमीशन रियल में देखोगे तो 3 ही बना, चौथा बना 2002 में, वो क्या है कि पार्शियल है, वो 3 बना था तुम्हारा सेंसस के हिसाब से, जानते हो 71 में बना, करेक्ट, सॉरी 61 में बना, 71 में बना, 81 में बना, ऐसा कुछ, और उसके बाद 2002 में बना है। तो अभी तक टोटल 4 बना है, जिसमें 3 जो है वो रियल है, और चौथा जो बना था 2002 में 2001 के सेंसस के हिसाब से, वो बाउंड्री स्टेट के एडजस्टमेंट के लिए था, स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी उसका एडजस्टमेंट, और 1971 के सेंसस के हिसाब से बच्चे लोग। अच्छा, मैं 1971 का सेंसस अभी भी काम करता है। उत्तर प्रदेश में यदि 80 सीट है तो 1971 के सेंसस के हिसाब से ही है, ठीक है। तो अथवा पीछे चले जाओ, पहला जो इलेक्शन हुआ था तो पहला इलेक्शन में तो सर्वे नहीं हुआ था, वो सेकेंड इलेक्शन में हुआ है। सेकेंड जनरल इलेक्शन के टाइम में हम लोग यूज़ किए थे, डिलिमिशन कमीशन यूज़ किए थे, याद करो। तो 71 कह सकते हो कि लास्ट है वो रियल वाला, और उसके हिसाब से 71 में जो भी आया तुम्हारा, जो भी सेंसस आया उसके हिसाब से 71, और वो फ्रीज कर दिया गया, फ्रीज करके तुम्हारा है ना, और वो फिर से तुम्हारा 2000 के अराउंड फिर फ्रीज किया 84th अमेंडमेंट करके 2026 तक के लिए। तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। अभी डर ये है कि 2025 हो रहा है, अगला साल 2026 आ जाएगा, तो आगे क्या होगा? यदि उस हिसाब से उस सिनेरियो में देखोगे तो साउदर्न स्टेट्स को बहुत सारा नुकसान हो सकता है सीट को लेके, इसलिए फ्रिक्शन है यहाँ पे। समझ गए ना बात को? तो एज फार एज प्रैक्टिकेबल द इलेक्टर्स फॉर ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी इक्वल, ये बिल्कुल संविधान में लिखा गया है। आफ्टर ईच सेंसस द पार्लियामेंट शुड इनेक्ट ए डिलिमिशन एक्ट, ये भी लिखा गया है, सही बात है। डिलिमिशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं बाय द प्रेसिडेंट होगा। इस स्टेटमेंट को ठीक कर लो, तो 1 और 2 ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी फॉर बॉल, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। समझ गए ना? आगे देखो। अच्छा, अभी देखो जस्ट हम लोग मनाए हैं ना इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये मार्च को मनाए, 4 या 5 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था, करेक्ट। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसका हम्बल बिगिनिंग हुआ 1909 में। इसका हम्बल बिगिनिंग हुआ था 1909 में न्यूयॉर्क में, एक जो कह सकते हो कि एक छोटा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लगभग 20,000 ऐसे कुछ संख्या है वर्कर निकली, महिला वर्कर, और उन्होंने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया कि आखिर हमें क्यों कम आंका जा रहा है, हमें वोटिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है, हम इतना मेहनत करते हैं, हमको इतना पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट यदि इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे हैं तो इसका हम्बल बिगिनिंग 1909 से ही हुआ था। ये न्यूयॉर्क में शर्ट वेस्ट स्ट्राइक हुआ था, इसी को बोलते हैं न्यूयॉर्क शर्ट वेस्ट स्ट्राइक। अब उसके बाद क्या हुआ? तो ये जो उस ठीक 1 साल बाद 1910 को जर्मनी में एक एक्टिविस्ट निकली, वुमेन एक्टिविस्ट, और उन्होंने प्रपोजल दिया कि यस इंटरनेशनल वुमेन डे होना चाहिए। ये यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं दिया था बच्चे लोग, समझ गए? तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द न्यूयॉर्क शर्ट वेस्ट स्ट्राइक वॉज कंसिडर्ड द इंस्पिरेशन फॉर द इंटरनेशनल वुमेन डे, करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय देन यूएसए प्रेसिडेंट इन 1910, ये गलत हो जाएगा। 1910 में जर्मनी के एक वुमेन एक्टिविस्ट, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल वुमेन डे होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखो तीसरा एक रैंडम सेंटेंस दे दिया गया है यहाँ पे कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो महिलाओं का ज़्यादा है पुरुष से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? 18 साल से लेकर 23 साल का जो एज ग्रुप के बच्चे लोग हैं, ये कितने बच्चे लोग कॉलेज अटेंड कर रहे हैं? अब देखो एज ओवरऑल देखोगे, मेल और फीमेल दोनों को जोड़ के देखो तो 28% के आसपास है हमारे कंट्री में। अब देखो चाइना सब देखो, चाइना में तो 40+, तो हमें ले जाना पड़ेगा, यानी कि 100 यदि बच्चे लोग हैं 18 साल से 23 साल तक, तो केवल 28 ही बच्चे लोग जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने के लिए। और जहाँ तक फीमेल का देखो तो फीमेल तो 5 साल पहले, 4-5 साल पहले ही फीमेल का रेशियो बढ़ गया है बॉयज़ से, हल्का सा पॉइंट डेसिमल कुछ बढ़ा है। मैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो गर्ल्स लोग हैं वो ज़्यादा जा रही है हाई स्कूल में, मतलब कॉलेज सब में। तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अच्छा, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है ये।
सॉरी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है ये, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी फॉर कैट 1 एंड 3 में। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ऑफन इन द न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स आर टू इंश्योर। ये क्या है देखो, पहले बात समझो। अब हम जानते हैं कि बहुत सारा कंट्री है जैसे लाइक चाइना। चाइना क्या कर रहा है? अपना पोर क्वालिटी का सामान जो है ना वो डंप कर रहा है, समझे, वो डंप कर रहा है। और जब इंडिया में डंप करेगा तो दिक्कत है, फिर इंडिया का अपना मैन्युफैक्चरिंग वीक हो जाएगा, क्योंकि यस वी रिक्वायर इकोसिस्टम टू मैन्युफैक्चर। और बाहर से यदि सस्ता में कोई चीज़ आए, है ना, वो भी सब स्टैंडर्ड वाला आए, तो फिर हमारा कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा? तो इसलिए सरकार ने क्या किया? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया। अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को लेके भी ना दिक्कत है फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इस तरह नहीं लगाना चाहिए, तो लाइसेंस राज वाला चीज़ हो गया, इससे बहुत करप्शन हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ तो हमें इंपोर्ट करवाना होगा, बाहर से बहुत सारा इंपोर्ट करना होगा, फिर हम बनाएंगे, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे या फिर कंट्री में उतारेंगे उस चीज़ को। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर तुम्हारा बिफोर बॉल से रिलेटेड है, प्रिवेंटिंग सब स्टैंडर्ड गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया, समझ गए ना। मगर इसका नेगेटिव रिपरकशन भी हो रहा है कि आप अपना डोमेस्टिक मार्केट बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं, है ना, लाइसेंसिंग राज वाला एरा में फिर ले जा रहे हो, तो बिफोर बॉल हो जाएगा, समझ गए ना। आगे देखो, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगलोर, पदूर, चंडीकोल, बेकनर, ये तुम्हारा न्यूज़ में ये क्या चीज़ से संबंधित है? बिफोर बॉल लोकेशन फॉर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। भारत में जो पेट्रोलियम रिजर्व्स का ये जगह सब है, इसको अलग अलग जगह बनाया गया है कि जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल को रिजर्व रख सके, समझे। मैंगलोर और हाँ बीकानेर को नया अभी सेलेक्ट किया गया है, ऐसे पहले भी जानते हैं कि बहुत सारा एरिया था, तो बिफोर बॉल हो जाएगा ये, समझ गए ना। हाँ आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, ये 5 साल का आंकड़ा देखोगे ना तो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लगभग ठीक है 30 से लेकर 33% ही है। अच्छा, यदि मैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का बात करूँ तो देखो याद करो इस चीज़ का, इसका फॉर्मूला क्या होता है या फिर इसका सिंपल तरीका क्या है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस वैल्यूएबल्स प्लस इन्वेंट्री। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू, नियर इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेट। इसमें भी 3 सेक्टर आते हैं। 3 सेक्टर में क्या हुआ? एक हाउस होल्ड, एक पब्लिक सेक्टर, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। अच्छा, अभी जैसे 30 से लेकर 33% है जीडीपी का, प्राइवेट का बहुत कम है, प्राइवेट का तो 8 से लेकर 9% है। सबसे बड़ा दिक्कत यही तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी रिसेंट टाइम में 2-3 साल में कितना पैसा खर्च करी और कितना पैसा बजट से दी है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसके बाद भी जो प्राइवेट प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक्सपेंडिचर स्पेंड करे उतना नहीं हो रहा है। तो इसलिए बच्चे लोग क्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्राइवेट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। 8 से 9% यानी कि 30 और 33% का 9% वो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा केवल प्राइवेट प्लेयर का। अच्छा, जो मैंने 3 चीज़ बोला कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? हाउस होल्ड हो सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर एज वेल एज योर प्राइवेट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जानते हो ना, जैसे तुम्हारे और मेरे साथ आदमी या फिर छोटे छोटे तुम्हारे जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होगा वो सब आ जाएगा, जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर है वो सब आ जाएगा उसके अंदर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट का आंसर हम दे ही चुके हैं तुम लोग को कि यदि ओवरऑल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर अराउंड 9, प्राइवेट सेक्टर तो केवल 8 से 9% है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए फॉर एप्पल 1 ओनली। आगे देखो, हाँ कितना इंपॉर्टेंट है देखो, इन रिसेंट ईयर्स द गैप बिटवीन ग्रोथ रेट्स ऑफ प्रॉफिट एंड वेजेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर हैज नैरोड। ये गलत स्टेटमेंट है ना, रिसेंट टाइम में तो और वाइडन हो गया। अब जो इंडस्ट्रीज लोग है वो ज़्यादा कमा रहा है, हमारा जिस हिसाब से वेजेस बढ़ना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि लेबर पीरियोडिक फोर्स सर्वे देखोगे जो कि 2017 से शुरू हुआ, उसने भी इस बात को माना है कि रियल वेज ग्रोथ नहीं हुआ है लोगों का। तो ये प्रॉफिट और वेजेस जो है तुम्हारा ये और डाइवर्जेंट हो रहा है और बीच में गैप आ रहा है। मतलब क्या, मतलब और तुम्हारा क्या हो रहा है कि और गैप आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट तुम्हारा और ज़्यादा हो रहा है, वेज कम हो रहा है। समझे, इस तरह समझो, है ना। मिथल स्टैंड ऑफन इन द न्यूज़, ये तुम्हारा बिल्कुल सही बात है। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, मैं यूएसए का नहीं है, जर्मनी का है, उसको करेक्ट कर लो, ये जर्मनी का है। अच्छा, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ऑफन इन द न्यूज़ पर्टेन्स टू इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स देयर बाय हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। सही बात है कि नहीं है? अभी जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का युग है, ये डोनाल्ड ट्रंप के वजह से जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब प्रोटेक्शनिस्ट वार आप लगा रहे हो
तो सामान सब आने में मुश्किल हो जाएगा। जब सामान सब आने में मुश्किल हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा वर्ल्ड में, है ना। हर कंट्री ही इन्फ्लेशन का मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्री इन्फ्लेशन का सामना करेगा, तो इससे नेगेटिव असर पड़ेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 1 और 3 करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, डिफर्ड ऑफ, समझ गए ना, कंप्लीटेड।